Hello, my dear students. How are you? I'm sure that you must be in very high spirits. जैसे कि आपको पता है, आपके जेईई मेन और एडवांस्ड और नीट की डेट्स का पता चल गया है। जेईई मेन का एग्ज़ाम होगा 18 से लेके 23 जुलाई के बीच और नीट का एग्ज़ाम होगा 26 जुलाई को, और जेईई एडवांस का होगा अगस्त में, जिसकी कि एग्जैक्ट डेट बाद में बताई जाएगी। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करनी शुरू कर दो। और तैयारी करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ना है, जिस दिन पढ़ना है वो चैप्टर, उसको अच्छी तरह पहले थ्योरी पढ़ो, उसके फार्मूले लिखो, याद करो, जो उस चैप्टर में कांस्टेंट वगैरह आते हैं उनकी वैल्यूज़ नोट करो। फिर ये जो मैं आपके लिए हाई यील्ड पॉइंट्स की सीरीज़ लोड कर रहा हूँ, आपको ये वीडियोस दे रहा हूँ, इन वीडियोस को पढ़ो और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करने शुरू करो। आप देखेंगे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दीज वीडियोस विल प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर योर प्रेपरेशन, वेदर फॉर जेई और फॉर नीट। तो आओ अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। नाउ हाउ डू वी डिफाइन सेंटर ऑफ मास? The center of mass of a system or a body is the point at which the whole mass of the body or the system may be supposed to be concentrated. That is known as its center of mass. Then center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है यहाँ पे उसका सारा वेट हम अज्यूम कर सकते हैं एक्ट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिस पर हम सारा मास अज्यूम कर सकते हैं कि कंसंट्रेटेड है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पर सारा का सारा वेट एक्ट कर रहा होता है किसी भी बॉडी का। और दे मे और मे नॉट बी एट द सेम पॉइंट। अगर तो ग्रेविटी हर जगह पे यूनिफॉर्म है, जो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसमें हमने गिवन सिस्टम या गिवन बॉडी को रखा है वो यूनिफॉर्म है, तो दोनों एक जगह पे होते हैं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जैसे आपको पता कि हाइट से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। तो मान लो एक बहुत ऊंचा माउंटेन है, तो उसके डिफरेंट पॉइंट्स पे जी की वैल्यू थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह पे नहीं होंगे, बल्कि याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा सा ऊपर करके होगा। नाउ the center of mass, as I told you, and center of gravity of a body may or may not coincide with each other. So remember this line. Then suppose you have a system of n particles of masses m1, m2, m3, so on up to mn, and their position vectors with respect to the origin are r1, r2, r3, so on up to rn. Then the position vector of their center of mass, that is capital RCM, is given by m1 r1 plus m2 r2 plus so on over m1 plus m2 plus so on. Now m1 plus m2 plus so on is the total mass of all the particles or the system or the body or all the particles constituting the body. Let this mass be denoted by capital M. So denominator में 1 over m आ गया, और बाकी आ गया समेशन एम आई टू एम आई इंटू आर आई, वेयर आई वेरीज फ्राम 1 टू n। जितने भी पार्टिकल हैं, n पार्टिकल हैं, मान लो 4 पार्टिकल हैं, देन आई वेरीज फ्राम 1 टू 4। अगर 10 पार्टिकल हैं, आई वेरीज फ्राम 1 टू 10 एंड सो ऑन। देन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये जो RCM है ये तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हों XCM, YCM और ZCM, देन CM स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मास। देन XCM इक्वल टू 1 over m समेशन MI XI, जैसे ऊपर मैंने लिखा 1 over m समेशन MI RI, यहाँ RI की जगह क्या आ जाएगा XI, क्योंकि मैं X कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ। और YCM आएगा 1 over m समेशन MI YI, एंड ZCM विल बी इक्वल टू 1 over m समेशन MI ZI। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब मान लो जो सिस्टम है उसमें 2 पार्टिकल हैं, देयर आर 2 पार्टिकल्स इन दिस सिस्टम। देन for the system of 2 particles,
the position vector of the center of mass, that is RCM, will be equal to m1 r1 plus m2 r2 over m1 plus m2, and the Cartesian coordinates of the center of mass will be xcm equal to m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2, और ycm आ जाएगा m1 y1 plus m2 y2 over m1 plus m2, और zcm होगा m1 z1 plus m2 z2 over m1 plus m2. नाउ वी टेक स्पेशल केस. मान लो ये जो दो पार्टिकल हैं जिनसे मिलके वो सिस्टम बना है, दोनों का मास बराबर है, दैट इज इफ m1 इक्वल टू m2 ईच इक्वल टू m से, तो हम क्या करेंगे, ऊपर m1 की जगह भी m लिख देंगे और m2 की जगह भी m, तो RCM यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ जाएगा mr1 प्लस mr2 ओवर m प्लस m, ऊपर से m कॉमन निकाला, नीचे 2m आ गया, m से m कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी r1 प्लस r2, एंड the Cartesian coordinates of the center of mass will be xcm equal to x1 plus x2 by 2, ycm equal to y1 plus y2 by 2, zcm equal to z1 plus z2 divided by 2. ये तो हो गया कि जब डिस्क्रीट हों पार्टिकल, एक स्पेसिफिक पोजीशंस पे वो पार्टिकल्स हैं, दे आर डिस्क्रीट पार्टिकल्स. लेकिन इफ ए सिस्टम हैज़ ए कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, that means the particles constituting the mass are not discrete but they are continuous. So if the system has a continuous distribution of mass instead of discrete system of particles, then RCM will be equal to 1 over m integral r vector into dm, where small r vector is the position vector of a particle of small mass dm of the particle. So in this case RCM will be equal to, I repeat this, RCM equal to 1 over m, ये जैसे पहले ऊपर आया, सिंपली जो समेशन साइन था उसकी जगह पे अब इंटेग्रेशन का साइन आ जाएगा और साथ में r वेक्टर इंटू dm, और ये जो स्मॉल r वेक्टर है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल हुज मास इज वेरी स्मॉल इक्वल टू dm. और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंटर ऑफ मास के इस केस में, वो आ जाएगा xcm इक्वल टू 1 ओवर m इंटेग्रल xdm, ycm आ जाएगा 1 ओवर m इंटेग्रल ydm, और zcm आ जाएगा 1 ओवर m इंटेग्रल zdm. सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम इन फार्मूलों को यूज़ कर सकते हैं. देन remember these very important points. The position of center of mass is independent of the choice of coordinate system. इसका मतलब coordinate system हम कोई भी यूज़ कर लें, जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है या लोकेशन है वो उस पर डिपेंड नहीं करती, दैट रिमेन्स द सेम. देन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मास. किसी भी बॉडी की जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, वो उस बॉडी की शेप पे डिपेंड करती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मास उस पे डिपेंड करती है. देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी मे लाई विद इन और आउटसाइड इट्स मटेरियल. नाउ नोट दिस पॉइंट. इसका मतलब यह है कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो जिस मटेरियल की बनी है उस मटेरियल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है. इस पॉइंट को और भी अच्छी तरह समझने के लिए, अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म रिंग हो, यूनिफॉर्म रिंग, नोट दिस वर्ड, यूनिफॉर्म रिंग, उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा. लेकिन आपको पता है यूनिफॉर्म रिंग जैसे कड़ा होता है, बैंगल होती है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हो गया और उस जगह पे कोई मटेरियल नहीं है, उसका मटेरियल सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग पे है. इसका मतलब इस केस में जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, दैट इज वेयर देयर इज नो मटेरियल ऑफ द गिवन बॉडी. लेकिन अगर यूनिफॉर्म डिस्क हो, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, लेकिन वहाँ पे उसका मटेरियल भी है. दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी may lie within or outside its material. Then the center of mass of all homogeneous bodies of regular shape. homogeneous मतलब जो हर जगह से एक तरह हों, जिनका मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, that coincides with their geometrical centers. So अभी मैं एग्जांपल्स दूंगा तो आपको ये पता चल जाएगा. Then
The position of the center of mass of some of the bodies of regular shape and of course homogeneous bodies is as given below. Number 1, if you have a uniform rod, then its center of mass is at its midpoint. That means it lies within the material of the body or the uniform rod. Then center of mass of a uniform ring or a disc is at the center of the ring or the disc. लेकिन जैसे अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा, ज्योमेट्रिक के सेंटर पे होगा, लेकिन वहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है. डिस्क का भी उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे है, लेकिन वहाँ पे उसका मटेरियल भी है. देन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर अगर हो तो उसका भी सेंटर ही होगा, उसका सेंटर ऑफ मास. और यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर हो तो उसका भी उसके सेंटर पे होगा. लेकिन फिर नोट करो, अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसके सेंटर पे भी उसका मटेरियल है, लेकिन हॉलो स्फीयर है तो सेंटर पे कोई मटेरियल नहीं है. तो ये भी उस चीज़ को ही एक्सप्लेन करता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ पे मटेरियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए प्लेन लैमिना ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर और इन द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम अगर हो तो उसके सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है या लोकेशन होती है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स. यानी कि जिस पॉइंट पे स्क्वायर शेप के लेमिना के या रेक्टेंगुलर शेप के लेमिना के या पैरेललोग्राम की शेप के लेमिना के डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज़ द लोकेशन ऑफ द इट्स सेंटर ऑफ मास. और अगर लेमिना ट्रायंगुलर शेप का हो तो जो उसका सेंटर ऑफ मास है दैट इज़ एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस. और इस पॉइंट को हम सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगुलर लेमिना भी बोलते हैं. देन हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, इनका होगा मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस. बेशक सिलेंडर हॉलो हो या सॉलिड हो, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उनका दैट विल बी एट द मिड पॉइंट ऑफ देयर एक्सिस. लेकिन फ़र्क फिर नोट करो, अगर हॉलो सिलेंडर है तो वहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन सॉलिड सिलेंडर है तो वहाँ पे मटेरियल है. देन द पोजीशन और लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कोन और ए पिरामिड is on its axis at a point whose distance from its vertex is 3h by 4. Please remember this, where h is the height of the cone or the pyramid. ये उसके वर्टेक्स से कितने डिस्टेंस पे होगा, 3h by 4 पे. और कहाँ पे होगा, on the axis of the cone or the pyramid. The center of mass of a cubical block, क्यूबिक की शेप का, क्यूब की शेप का ब्लॉक हो तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो होगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स lies on the line joining those two particles and it divides internally the distance between the two particles in the inverse ratio of their masses. इसका मतलब अगर मान लो आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है. जो इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास है, पहली चीज़ तो ये होगा ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स. नंबर 2, मान लो जो m1 मास वाला पार्टिकल है उससे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r1 है और m2 मास वाले पार्टिकल से डिस्टेंस r2 है. देन r1 ओवर r2 इज़ इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई m1. ये इस चीज़ का मतलब है कि डिवाइड्स इंटरनली द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स इन द इनवर्स रेशो ऑफ देयर मासेस. अब ये क्वेश्चन हमें बताती है कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो m1 r1 विल बी इक्वल टू m2 r2. इसका मतलब अगर m1 m2 से बड़ा होगा तो r1 r2 से छोटा होगा एंड वाइस वर्सा. दैट मीन्स this equation leads us to the conclusion that the center of mass is closer to the heavier particle. यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो दोनों पार्टिकल्स में से जो हैवियर पार्टिकल है उससे कम होगा. Then the next point is, this is again very important point, in rotatory motion the position or location of the center of mass remains unchanged.
whenever a body undergoes rotational motion, there is no change in the location or position of its center of mass. लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन में इसकी पोजीशन या लोकेशन चेंज करती है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ मास m2, मान लो आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m2 है, उसका छोटा सा हिस्सा, या ऐसे करो m2 मास वाला हिस्सा आपने एक बड़ी लार्ज बॉडी से निकाल लिया जिसका मास m1 है, यानी कि पूरी बॉडी का मास m1 है, उसमें से आपने एक हिस्सा तोड़ा जिसका मास m2 है और उसको बाहर निकाल दिया. तो जो बाकी पार्ट बचा उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी पोजीशन होगी xm इक्वल टू m1x1 माइनस m2x2 ओवर m1 माइनस m2. प्लीज़ रिमेंबर दिस फार्मूला. आई रिपीट दिस कि मान लो आपके पास कोई बड़ी बॉडी है जिसका मास m1 है, उसमें से आपने m2 मास वाला कोई पार्ट निकाल लिया, तो जो बाकी पार्ट बचा उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो होगा m1x1 माइनस m2x2 ओवर m1 माइनस m2. वेयर व्हाट आर x1 एंड x2? वेयर x1 एंड x2 आर द डिस्टेंसेज ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर मास m1. जब हमने उसमें से m2 मास बाहर नहीं निकाला था उस वक्त उसके सेंटर ऑफ मास के जो डिस्टेंसेज हैं, और x1 उसका और x2 किसका, जो मास हमने रिमूव किया फ्रॉम ए फिक्स्ड ओरिजिन, जो हमने ओरिजिन लिया है उस ओरिजिन से x1 m1 मास का डिस्टेंस है, और x2 जो मास रिमूव x2 जो है जो उस मास का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है या लोकेशन है जिसको हमने उसमें से रिमूव किया, यानी कि मास m2. देन motion of the center of mass. If a system of particles of masses m1, m2, m3 so on are moving with velocities v1, v2, v3 so on. मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें पार्टिकल्स हैं बहुत से जिनके मासेस m1, m2, m3 so on हैं और वो मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटीज v1, v2, v3 रिस्पेक्टिवली. देन नंबर 1, द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय VCM equal to m1 v1 plus m2 v2 plus so on plus mn vn over m1 plus m2 plus so on plus mn. अब ये जो डिनोमिनेटर है m1 plus m2 plus so on up to mn, ये टोटल मास आ गया सिस्टम का, कैपिटल M नाम रख दिया उसका मैंने, और ऊपर मैंने लिख दिया समेशन mi वेयर ऑफ कोर्स i वेरीज फ्रॉम 1 to n. अब अगर इसमें दो पार्टिकल होंगे तो आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2. तीन होंगे तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन. ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब मैं इसको VCM को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाई कैपिटल M, द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो बन गया m इंटू VCM, जिसको मैं कहूँगा मोमेंटम, बिकॉज यू नो दैट the product of mass and velocity is momentum. So PCM, that is the momentum of the system of particles, and that will be equal to P1 plus P2 plus so on up to Pn. That means it will be equal to summation. अब मोमेंटम क्या आएगा एक पार्टिकल का m1 v1, दूसरे का क्या आ जाएगा m2 v2, यानी कि P1 हो गया m1 v1, P2 हो गया m2 v2, so on Pn हो गया m1 n vn. सो जब इनको सम किया, इनका समेशन लिया, तो आई कैन राइट समेशन mi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n. नाउ if VCM equal to 0, if the velocity of center of mass is 0, then m into VCM will be 0, because VCM is 0 implies m into VCM 0. And what is m into VCM? PCM, the momentum of the total body or the momentum of the center of mass, that will be equal to 0. That is in the frame of reference of center of mass. Please note this point. In the frame of reference of center of mass, the momentum of the system is 0. So remember, in the frame of reference of center of mass, the momentum of a system is 0. That is why center of mass frame is called zero momentum फ्रेम. तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज जीरो मोमेंटम फ्रेम, तो आपने कहना
the frame of reference of center of mass is called zero momentum frame because in this frame the momentum of the system is zero. The acceleration of the center of mass is given by, ये मैं वही पॉइंट ले रहा हूँ जिसमें कि there are n particles of masses m1, m2, m3 so on up to mn moving with velocities v1, v2, v3 so on up to vn. तो उसी सिस्टम में जो एक्सेलरेशन होगी सेंटर ऑफ मास की ACM दैट विल बी इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस सो ऑन प्लस mn होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m so on up to mn and that will be equal to 1 over total mass of the system summation miai where I varies from 1 to n. और ये जो डिनोमिनेटर है ये आ गया कैपिटल M और फिर उस कैपिटल M को मैं ले गया लेफ्ट हैंड साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आ गया m इंटू ACM इक्वल टू राइट साइड पे बचा हमारे पास m1a1 प्लस m2a2 प्लस सो ऑन अप टू mn. Now what is mass into acceleration according to Newton's second law of motion? That is equal to force. So therefore m1a1 is F1, m2a2 is F2, m3a3 is F3 and so on. mnan is Fn. So m into ACM equal to F1 plus F2 plus so on up to Fn and that is the total external force applied on the system जिसका नाम मैंने रखा FEXT. That means F external. So this equation is called equation of motion of the center of mass. अगर आपको याद हो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या आ गया F external equal to product of mass and acceleration of the center of mass and therefore this equation is called equation of motion of the center of mass. ये इक्वेशन हमें बताती है दिस इक्वेशन रिवील्स दैट the center of mass of a system of particles moves as if the whole mass of the system is concentrated at it and all the external forces were applied directly at it or on it. इसका मतलब ये इस इक्वेशन से हमें डेफिनेशन पता चलती है सेंटर ऑफ मास की कि सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का या सिस्टम का वो पॉइंट है यहाँ पे उस बॉडी का टोटल मास जो है दैट can be assumed to act and all the external forces acting on it may be assumed to be applied directly at it. At it means at the center of mass. Now if the external force, total external force F external applied on the system is 0 then अब ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैं F external 0 पुट कर दूं तो आ जाएगा m into ACM equal to 0. That means either m should be 0 or ACM should be 0 but m the mass of the system cannot be 0 therefore ACM equal to 0. एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब किसकी एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की. अब जब एक्सेलरेशन 0 हो तो इसका मतलब वेलोसिटी होती है कांस्टेंट. दैट मीन्स पहले इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बिकॉज ए होता है dv/dt तो ACM आ जाएगा dt ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू 0 और dt ऑफ VCM का मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. और अगर किसी भी चीज़ का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 होता है तो दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट. सो देयरफॉर VCM इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ दिस लीड्स अस टू ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. एंड व्हाट इज दैट रिजल्ट? द रिजल्ट इज दैट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज नॉट अफेक्टेड क्योंकि ये कांस्टेंट रहती है. इसका मतलब अगर हम किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. जो इंटरनल फोर्सेस उस पर लगती हैं दे डू नॉट चेंज इन एनी वे द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड देयरफॉर इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे है तो इसका मतलब VCM कितना हो गया 0. तो जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी रहेगी 0. दैट मीन्स इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. सो याद रखो जो इंटरनल फोर्सेस किसी सिस्टम पे लगती हैं उनका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता. अब दोबारा चलो, अगर F एक्सटर्नल 0 है देन
VCM इक्वल टू कांस्टेंट, अभी हमने प्रूव किया। अब मास से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो m इंटू वी सी एम कॉन्स्टेंट आ गया, क्योंकि राइट साइड पे m इंटू कॉन्स्टेंट वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। एंड व्हाट इज m इंटू वी सी एम? दैट इज द मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पी सी एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो वी कैन से दैट द momentum of a system or the center of mass of a system or the center of mass of a body remains constant unless an external force is applied on it. And what is that? That is the law of conservation of momentum. क्या स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जिस पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। इंटरनल फोर्सेस बेशक एक्ट करती रहें, लेकिन उनका ना तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट होता है, ना ही मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट होता है। अब इस पे बेस्ड एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, ये काफ़ी बारी एग्ज़ाम में आई है, ध्यान से सुनना। मान लो किसी बॉम्ब को हम थ्रो कर देते हैं इन एयर विद मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजेंटल, तो आपको पता है कि ऐसी बॉडी विच इज़ थ्रोन in a direction making some angle with the horizontal, it follows a parabolic path because it is a projectile. लेकिन मान लो while in mid air it explodes into many fragments, तो क्वेश्चन आता है कि उसका जो पाथ है, उसके जो सेंटर ऑफ मास का पाथ है वो कैसा होगा? किसके सेंटर ऑफ मास का? जो बॉम्ब के एक्सप्लोड होने से बहुत सी फ्रैगमेंट्स बनी विच फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो उसका जवाब होगा कि उन सभी फ्रैगमेंट्स का जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल कंटिन्यू टू मूव along the original parabolic path. Original parabolic path means the parabolic path along which the unexploded bomb was moving. So this is a very very important point और बहुत बार ये आ चुका है मल्टीपल चॉइस में भी। अब मान लो हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, ए का मास m1, दूसरे का मास है m2। तो आपको पता है कि दे विल अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है न्यूटोनियन इन नेचर होती है। तो मान लो जो m1 मास वाला पार्टिकल है उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है ड्यू टू पार्टिकल ऑफ मास m2, उसका नाम मैं रखता हूँ F12। तो m2 पे जो लगती है ड्यू टू m1, उसका नाम रख दिया F21। तो इनकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी कि जो F12 की डायरेक्शन है ये 1 पे लग रही है 2 के कारण, तो इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स पार्टिकल ऑफ मास m2, और जो F21 है वो पार्टिकल ऑफ मास m2 पे लग रही है ड्यू टू पार्टिकल ऑफ मास m1, तो उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द पार्टिकल ऑफ मास m1, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। दैट मीन्स F12 इक्वल टू माइनस F21। अब मान लो दे मूव टुवर्ड्स, पहले वो रेस्ट पे हैं दोनों, but now they start moving towards each other under the action of their mutual attractive force, which is of course gravitational force in this case। तो एक बात तो मैंने आपको बताई कि F12 इक्वल टू माइनस F21, लेकिन फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F12 आ गया, मास उस पार्टिकल m1 है, एक्सेलरेशन मान लो उसमें पैदा होती है a1, और दूसरे पे एक्सेलरेशन पैदा होती है a2। तो नेगेटिव साइन मैंने छोड़ दिया बिकॉज आई एम टेकिंग इट ओनली इन मैग्नीट्यूड। तो m1 a1 इक्वल टू m2 a2, और a1 ओवर a2 इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई m1। तो इसका मतलब अगर कहीं ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछ ले कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस, अगर वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो आपने कहना देयर एक्सेलरेशंस आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। इसका मतलब जो लाइटर होगा पार्टिकल उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगी और जो हैवियर होगा उसमें कम होगी। आल्सो आपको पता है कि कोई हमने एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई करी नहीं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर इन द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो देयरफॉर द मोमेंटम ऑफ द टू पार्टिकल्स विल बी ज़ीरो और द मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी ज़ीरो। दैट मीन्स m इंटू वी सी एम विल बी इक्वल टू ज़ीरो, और m इंटू वी सी एम का मतलब
m1v1 प्लस m2v2 टोटल मोमेंटम आ गया दोनों का, दैट शुड बी 0। अब m2v2 दूसरी तरफ ले गए तो आ गया m1v1 इक्वल टू m2v2। अब मैंने एरो नहीं डाले बिकॉज आई एम टेकिंग ओनली दी मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन भी छोड़ दिया। सो देयरफॉर v1 ओवर v2 इक्वल टू m2 ओवर m1। इसका मतलब जितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे वो टुवर्ड्स ईच अदर, दैट वेलोसिटीज विल बी इन द रेशियो, इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर masses। Similarly, if x1 and x2 are the distances traveled by the two particles before they collide with each other, then the ratio x1 over x2 will also be equal to m2 divided by m1। और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। आपको पता है x यहाँ डिस्टेंस s होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यहाँ पे दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो u 0 है तो ut 0 आ गया प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो x आ गया हाफ ए टी स्क्वेयर। तो देयरफॉर x1 विल बी इक्वल टू हाफ a1 टी स्क्वेयर, क्योंकि ये जो x1 है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई पार्टिकल ऑफ मास m1 बिफोर इट कोलाइड्स विद द पार्टिकल ऑफ मास m2, तो इसलिए एक्सेलरेशन a1 आ गई, लेकिन टाइम तो बराबर लगा थी कोलाइड करने में। तो x2 आ जाएगा हाफ a2 टी स्क्वेयर। अब इनको डिवाइड करो तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर, तो x1 ओवर x2 आ जाएगा a1 ओवर a2। और इससे पहले हमने प्रूव किया कि a1 ओवर a2 इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई m1। इसका मतलब कोलाइड करने से पहले वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे दे विल बी इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेज। एंड दिस पॉइंट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे दो पार्टिकल हैं जहाँ दो लड़के हैं, उन्होंने रोप पकड़ी हुई आपस में, उस रोप को वो खींचते हैं एंड दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर। डिस्टेंस उनमें ओरिजिनल इतना था, तो बताओ कितने डिस्टेंस पे आके एक लड़के से कितने डिस्टेंस पे आके वो आपस में मिल जाएंगे। तो मिल जाएगा मतलब यहाँ पे हो गया कोलाइड करेंगे। तो आपने x1 ओवर x2 लिख लेना इक्वल टू m2 ओवर m1। तो वहाँ से आप रेशो भी निकाल सकते हो, और अगर टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 दे रखा है तो आप x1 या x2 या दोनों की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग numericals. Now, the concept of center of mass proves that the laws of mechanics, जो हमने पढ़े हैं मैकेनिक्स में, जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वगैरह पढ़े हैं, which are true for point masses are equally valid फॉर ऑल मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़। क्योंकि जब हम सिस्टम लेते हैं तो उसमें हम बहुत से पार्टिकल ले लेते हैं या बहुत बड़ी बॉडी ले लेते हैं, और बहुत बड़ी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक बॉडी। सो इसका मतलब जो लॉज ऑफ मैकेनिक्स हैं दे आर एप्लीकेबल इवन टू द मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़। देन द इंटरनल फोर्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, द इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द गिवन सिस्टम बट नॉट दैट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यानी कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें बहुत से पार्टिकल हैं, उनकी जो इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम तो चेंज कर सकती हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है उसको चेंज नहीं कर सकती। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माय लेक्चर। तो आपको बेटा मैंने एक चीज़ कहनी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन एकदम मिल जाए और आप उसको पढ़ सकें और फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।